नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लगातार हमारी मुहिम तेरा क्या होगा इकबाल जारी है। आज इस मुहिम के 14वें दिन में हम आ पहुंचे हैं और लगातार हमने इस मुहिम के जरिए हाजी इकबाल को लेकर, उसकी काली करतूतों को लेकर खुलासे किए। हमने बताया है कि किस तरीके से यह शख्स अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम का अब असर भी नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से हाजी इकबाल को लेकर, उसके तमाम किए गए काले कारनामों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन हमारी ये मुहिम तब तक चलेगी कि जब तक कि हाजी इकबाल पर कार्रवाई नहीं होती है। जरूर यहां पर प्रशासन की तरफ से अब हाजी इकबाल को लेकर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है, लेकिन आखिर कार्रवाई कब होगी, कब सलाखों के पीछे ये शख्स पहुंचेगा जिसने पूरी तरीके से पर्यावरण को बर्बाद किया है, जो शिक्षा माफिया है और साथ ही साथ हवाला से इसके तार जुड़े हैं, और कैसे इसने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया है। पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल है और अब साथ ही साथ उम्मीद वर्तमान सरकार से है, वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों से है कि वो जल्द से जल्द इस शख्स पर कार्रवाई करे। परचून की दुकान चलाकर रोजी रोटी कमाने वाला हाजी इकबाल कैसे 10,000 करोड़ कमाने वाला बन गया, इस मुद्दे पर सुदर्शन न्यूज पिछले 13 दिनों से अपनी मुहिम चला रहा है। हम लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं उसकी काली कमाई के एक एक राज का। आज हम आपको उसकी एक और कारस्तानी से रूबरू करवाएंगे। जो खुलासा करना जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक शख्स जो कभी परचून की दुकान चलाता था, आज अपनी काली कमाई का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है कि उसने एक जिले तक को बर्बाद कर दिया है। इकबाल बाला, जो बहुजन समाज पार्टी का एक नेता माना जाता है, पूर्व एमएलसी रहा है और खनन माफिया के तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका एक नाम है। किस तरीके से हाजी इकबाल ने इस देश की संपत्ति को, इस देश के लोगों की संपत्ति को लूटा है। सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है। हर सामान है एवन, एक तो 12 का है, 315 का है, 6 गोली का भी है। सहारनपुर और उत्तराखंड में अपना राज चला रहा है, बल्कि कुदरती नदियों के रुख को अपने मन मुताबिक मोड़ चुका है। उसकी मनमानी के चलते हथनी कुंड बैराज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब हथनी कुंड बैराज है वो भी दांव पे लग गया। ये पहाड़ी नदी जो आ रही है उसे नहर की तरह बना दिया है। करीब 700 एकड़ की जमीन के दायरे में इसने ये कब्जा किया है, वो भी अवैध कब्जे किए हैं। कैसे हाजी इकबाल ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर तमाम कानूनों को धता बताया। दोनों तरफ बाउंड्री वाल बना के और उसके बीच में यमुना नदी को ये आदमी बहा रहा है। इसका अधिकार इसको किसने दे दिया? इसने अपने पैसे से एक पुल बनाया है, जबकि पुल बनाना राज्य सरकार का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है। आज तक न तो सरकार की नजर गई और न ही प्रशासन की और पुलिस महकमे की। सुदर्शन न्यूज ने यूजीसी से संपर्क साधा है और कल या 2 दिनों के अंदर उन्हें अपॉइंटमेंट मिलेगा और उसमें उनसे हम सारे सवाल करेंगे। यूजीसी कहीं न कहीं एक तरह से भागीदारी उसकी भी होगी, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि उसने कैसे इस यूनिवर्सिटी को बगैर जांचे परखे सही तरीके से तथ्यों की पड़ताल के कैसे अप्रूवल दिया, क्योंकि उसका सवाल खड़ा होता है। सुदर्शन न्यूज ने किस तरह से इस काले कारोबारी की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा के सामने खोल कर रख दिया है। हाँ जी, उसका आगे हर कोई बेबस है, पैसे देता है जी, हर जी पैसे देकर सब वो खरीद लेता है। खनन माफिया और इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में हम 10वां एपिसोड लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें आज और बड़े खुलासे हम आपके सामने करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर ये शख्स जितना शातिर आपने इस मुहिम के जरिए अब तक के 9 एपिसोड में जाना है, इतना ही नहीं है, और भी खुलासे होने बाकी हैं। देखिए, हमें ये जानकारी नहीं दे पाए वो कि जो मिस्टर जयदेव बात कर रहे थे वहां से, ऐसा उन्होंने नाम बताया। सेल कंपनीज बनाई और ये सब ये कंपनी जितनी है इसने इससे बेनामी संपत्ति खरीदी, अपने रिश्तेदारों, अपने नौकरों चाकरों ने हजार बीघे जमीनें खरीदी, शुगर मिल खरीद दिए, 11 शुगर मिल्स इसके पास है ऑलरेडी। समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका कोई ताल्लुकात नहीं था समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5वीं मंजिल से सख्त निर्देश था यहाँ के सहारनपुर की जो यूनिट थी समाजवादी पार्टी की और अधिकारियों को कि कोई भी इकबाल को परेशान नहीं करेगा। हर रोज की तरह एक बार फिर एक नया खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये शख्स काली कमाई को अपनी इकट्ठा करता था। प्रताप जी नमस्कार, अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सुदर्शन न्यूज से। सुदर्शन न्यूज से अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ भाई साहब। जी जी जी। क्या हुआ, अपॉइंटमेंट के लिए कुछ बात हुई क्या आपकी? सर तो मौका देने के उसमें सर हम क्या करना है उसमें बताओ।
उसमें उसमें तो क्लियर कर मैंने लिखा है कि चूंकि एक्सपर्ट कमेटी गई थी, कमेटी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट दिया। आपको क्या पता रिपोर्ट में ठीक है नहीं है। फैजान नाम का एक शख्स है, उसके नाम पे वो पूरी फैक्ट्री बनाई गई और तकरीबन 70 बीघा जमीन खरीदी गई, लेकिन ना तो वो फैक्ट्री जमीन पे है, धरातल पे है, और ना ही उसमें किसी तरह का काम होता है। तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो भी हाजी इकबाल से जुड़े उन तमाम उसके किए हुए काले कारनामों को भी सामने ला रही है। मिर्जापुर कस्बे में हाजी इकबाल की जो कोठी बनी हुई है सर 5 से 7 बीघे के अंदर, वो जमीन एक हरिजन महिला की है सर। आज भी वो खतौली में उसी के बेटी के नाम पे दर्ज है, और सरकारी नियम ये है सर कि किसी भी हरिजन महिला को या दलित को अगर पूरी ऐसा है ना, ऐसा है, हम पूरा इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। उसकी कोठी का बता रहे, हाँ पूरा नहीं, उतना ही नहीं, उसका जितना जहाँ भी प्रॉपर्टी है सबका चल रहा है। जब मैंने लोगों से बात की तो उनको मजाक लगता था कि हाजी इकबाल के खिलाफ कोई खबर चलाना या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई, ये उनको मजाक लगता था। लेकिन हमने उनको एक आश्वासन दिया, हमने कहा देखिए सुदर्शन न्यूज चैनल बिल्कुल अपने इरादों का पक्का चैनल है और जो करेंगे वो पूरी तरह करेंगे। हमने ये खुलासा किया कि कैसे इस शख्स ने, जिस आलीशान कोठी में ये शख्स रह रहा है, वो भी एक दलित की छीनी हुई दबाई हुई जमीन है, और प्रशासन ने भी इस शख्स के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल अपनी इस मुहिम के जरिए क्या कुछ खुलासे सुदर्शन न्यूज ने किए हैं, ये हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया, और किस तरीके से लगातार जैसे जैसे ये मुहिम आगे बढ़ी, एक के बाद एक परतें इसके काले कारनामों की सुदर्शन न्यूज ने खोली हैं। वहीं आज हाजी इकबाल की 33 कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और 42 कंपनियां माइनिंग की, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और एजुकेशन से संबंधित इसकी कंपनियां हैं। यानी जो फहरिस्त है इसकी कंपनियों की वो बेहद लंबी है, जिसमें शेल कंपनियां भी हैं। ईडी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, उसमें मोहम्मद इकबाल से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की जानकारी दी गई है। ईडी ने अदालत को बताया कि एनआरएचएम घोटाले में पूछताछ जो हुई है, उसमें मोहम्मद इकबाल ने बाबू सिंह कुशवाहा से अपने रिश्ते होने की बात कबूली, लेकिन उसकी वजह से राजनीति बताया गया है। उसने अपनी कमाई का स्रोत अपनी सैलरी और फूलों का बिजनेस बताया है। शातिर रेत खनन माफिया हाजी इकबाल फर्जी कंपनियां बनाकर उसमें अपने काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा करता रहा है। सुदर्शन न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हाजी ने 900 करोड़ रुपए उन कंपनियों में निवेश किया है जिनका या तो वजूद ही नहीं या वो कंपनियां कोई बिजनेस ही नहीं कर रही हैं। यही नहीं, हाजी ने इन कंपनियों के सारे शेयर खरीदकर अपने रिश्तेदारों और करीबियों को कंपनियों का डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद हाजी ने बेनामी संपत्तियों को खरीदा। हाजी की मनमानी की इंतहा तो वहां हो गई जब उसने सरकारी विभागों में कोई कागजात जमा नहीं कराया। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 6 साल के दौरान हाजी इकबाल और उसके परिवार की कुल आमदनी 11 करोड़ मिली, लेकिन फर्जी कंपनियों और फर्मों के जरिए हजारों करोड़ का लेन देन हुआ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को भी हाजी के मनमानी का इल्म है, इसलिए उसकी देखरेख में चल रही जांच में ईडी, इनकम टैक्स विभाग, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने एक स्टेटस रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये क्या खुलासे हैं। इकबाल का गोरख धंधा। मोहम्मद इकबाल की 111 फर्जी कंपनियों ने 52 बैंकों में 511 खाते खोले। इनमें से कुछ खातों में बड़े पैमाने पर लेन देन हुए, बड़ी तादाद में कैश रकम निकाली गई। इनमें से तमाम लेन देन संदिग्ध मिले हैं। जांच एजेंसी ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कंपनियों के पते पर छापा मारा। कंपनियां अपने पते पर नहीं मिली। ज्यादातर कंपनियों के डायरेक्टर पूछताछ के लिए बुलाने पर नहीं आए और कोई दस्तावेज भी नहीं उपलब्ध कराए जा सके। 111 कंपनियों में से 36 कृषि सेक्टर में रजिस्टर्ड हैं। दरअसल ये लगातार बताते आए हैं कि कैसे ये शख्स अपने काले धन को सफेद करने के लिए यूनिवर्सिटी का सहारा लेता है। वहां पर क्या बताता है कि उसके पास जितनी कमाई होती है वो एग्रीकल्चर के जरिए होती है, यानी
फलों और फूलों के जरिए इसकी कमाई होती है। इन तमाम चीजों की तस्दीक उस पूछताछ में भी हुई जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाजी इकबाल से की गई। लेकिन और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो हाजी इकबाल का काला साम्राज्य कितना बड़ा है ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। दरअसल हाजी इकबाल की 33 कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, 42 कंपनियां माइनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं और इन्हीं के जरिए ये अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जांच एजेंसियों की पड़ताल में यह भी सामने आया कि इनमें से 56 कंपनियां 2009 से 2011 के बीच में बनाई गई। इनमें से 76 कंपनियों के 10 पते समान थे। वहीं 13 कंपनियों का जो दिल्ली का पता दिया गया था, वहां पर ज्वेलर्स की दुकान मिली जो इस कंपनियों में मुख्य शेयर होल्डर था। जब इन कंपनियों की बैलेंस शीट जांच की गई तो पता चला कि उन्हें 526 करोड़ रुपए भूमि खरीद में निवेश किया गया। जब जांच एजेंसियों की नजर इस शख्स पर पहुंची, इसकी कंपनियों पर पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर जांच की गई, जिसके बाद कई चीजें निकलकर सामने आई। वो तमाम चीजें इस मुहिम के जरिए हमने आपको दिखाई है। दरअसल ईडी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, उसमें मोहम्मद इकबाल से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की जानकारी दी गई थी। ईडी ने अदालत को बताया था कि एनआरएचएम घोटाले में हुई पूछताछ में मोहम्मद इकबाल ने बाबू सिंह कुशवाहा से अपने रिश्ते होने की बात कबूली, लेकिन उसकी वजह राजनीति उसने बताया। उसने अपनी कमाई का स्रोत, अपनी सैलरी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से हुई इनकम को बताया है। लेकिन यह सीधे तौर पर उसने अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए, अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए बताया था। ईडी ने जब मोहम्मद इकबाल और उसके रिश्तेदारों के इनकम टैक्स रिटर्न को खंगाला तो 2007 से 2014 के बीच उनकी कुल आमदनी 11 करोड़ रुपए मिली, जिनमें से ज्यादातर खनन के काम से जुटाई गई थी। इसी अवधि में उनके परिवार के द्वारा 7.3 करोड़ रुपए की कृषि भूमि खरीदी गई। उनके परिवार के 7 सदस्यों ने 7 कंपनियों के सारे शेयर खरीदे। ईडी अब पता लगा रहा है कि इसके लिए उनके पास पैसा कहां से आया। वहीं उनके परिवार के सदस्यों ने 2012 से 2015 के बीच कई पार्टनरशिप फर्म भी खोली, जिनमें फर्जी कंपनियों में निवेश की गई बड़ी रकम को ट्रांसफर किया गया। यह भी सामने आया कि मोहम्मद इकबाल के पुत्र मोहम्मद वाजिद ने कुछ सालों के भीतर ताबड़तोड़ दुबई आदि की यात्रा की, जबकि वहां उनका कोई बिजनेस नहीं था। 14 करोड़ की जमीन की खरीद, बेस्ट मेटल वर्क्स, नाजा प्रिंटिंग प्रेस, शिवालिक एग्रीटेक फर्म, कामधेनु डेयरी फर्म्स, एग्रो सॉल्यूशंस फर्म, मिल्क सी एग्रीटेक फर्म, हाजी हार्वेस्टिंग एंड फॉरेस्ट्री फार्मिंग, ग्रीनफील्ड एग्रो फर्म, इंटरनेशनल हर्बल फार्मिंग, कैज फर्म्स, एग्रो फार्मिंग एंड प्लांटेशन, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्टिक फर्म, यूनिवर्सल एग्रीकल्चर फर्म, AA एंड टी एग्रीकल्चर फर्म्स, S&T कंपनी, एवरग्रीन एग्रीकल्चर फर्म, फार्म लैंड एंड कल्टीवेशन फर्म। इन कंपनियों का किया गया टेकओवर सन व्यू हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, गिरियासो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कैनियन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, मैस्टिफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नेट एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, वीके हेल्थ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो वो तमाम कंपनियां हैं जिसके जरिए ये शख्स अपनी काली कमाई को बढ़ाता रहा और लगातार अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहा। साथ ही साथ जांच एजेंसियों के घेरे में अभी आ चुका है। सुदर्शन न्यूज की मुहिम का एक पॉजिटिव असर इस पूरे मामले में हो रहा है, लेकिन ये मुहिम इसलिए लगातार जारी रहेगी जब तक कि इस शख्स को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता है। लेकिन 1000 करोड़ की जो फंडिंग का मामला है, इस पे अब कहीं ना कहीं ईडी की नजरें
टेढ़ी हो रही हैं। लगातार अब इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। पूरा मामला क्या है और किस तरीके से हाजी इकबाल इसमें घिर रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, ईडी की तरफ से जो लखनऊ ब्रांच है उसने इस पूरे मामले को लेकर जो है अब कार्रवाई इस पर शुरू की है। पूरा मामला क्या था, क्योंकि अब इसमें सीधे तौर पर जो हम भी लगातार कहते आए हैं कि राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर ये शख्स जो है अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहा और अब नाम भी अब सीधे तौर पर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सुमित, और सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे पड़ताल को, जो हाजी इकबाल ने काली कमाई की है इन 10 सालों में और पर्यावरण की हत्या की है, उस पड़ताल को हमने रणनीतिक रूप से 2 हिस्से में इसको रखा था। एक तो इसकी काली कमाई के उस पूरे चाल को परत उधेड़ना, और दूसरा जो सरकारी तंत्र है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऐसे अपराध को रोकने के लिए बनी है, उनको जवाबदेह बनाना और उसके लिए उन्हें मजबूर करना। क्योंकि आपको बता दें, इतने लंबे तौर तक अपराध करना और इतना सघन अपराध करना, खौफ कायम करना बगैर प्रशासन की मदद के नहीं मुमकिन था। और इसीलिए आप देखिए कि आज हम इतने कामयाब हुए हैं इस पूरे में। धीरे धीरे प्रशासन अब ये उसके ऊपर सिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि बीच में दंगा हो गया था जिसकी वजह से उनका फोकस जो है डाइवर्ट हो गया था, जिसकी वजह से कार्रवाई में थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत सधे तरीके से उसके ऊपर सिकंजा कस रहा है। जांच का दायरा काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि वो सारे आयाम को देख रहे हैं जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि उसमें आयकर की चोरी करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, विदेशों से जो हवाला के जरिए पैसे का इस्तेमाल करना, शेल कंपनी बना करके वो करना, ये अलग एक मसला है। दूसरा, उसने फर्जी और अवैध तरीके से जो खनन किया है, उसका खामियाजा पर्यावरण को आज देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे क्षेत्र में 400 किलोमीटर के दायरे में वो यमुना नदी को बर्बाद कर चुका है, जिसका सीधा असर आप देखिए हथनीकुंड बैराज पर पड़ने जा रहा है और वहाँ के लोगों के कृषि की भूमि को भी तबाह कर दिया है। तो ये कई ऐसे पहलू हैं, तो उन सारे आयाम को, और दूसरा फर्जी तरीके से बेनामी संपत्तियां उसने खड़ा किया है, ये भी एक आयाम है। दूसरा और चौथी बात यह है कि जो अनाचार घोटाले में जो उसने स्कैम किया, वो भी एक आयाम है। शुगर फैक्ट्री खरीदने में जो मायावती के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ऊपर लगा हुआ, वो भी एक आयाम है। रियल एस्टेट में इसने काले पैसे को जमा किया, उसमें डाला और उससे करोड़ों बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, वो भी आयाम है। हम आगे उसको दिखाएंगे। उसको कई मॉल्स बनाए हैं, सेल्फी मॉल जो नोएडा, जो गुड़गांव में है, वो इस तरह के मॉल। डायमंड के बिजनेस में भी इसने अपने हाथ को डाला है, वो भी दुबई में भी कुछ इन्वेस्टमेंट की करने की बात थी, वो भी है। तो तमाम आयामों को लेकर के, क्योंकि इसने काली कमाई की और उसके बाद जो तंत्र खड़ा किया इसने, उस साम्राज्य को, उस पूरे वो बड़ा ताकतवर बन चुका है, जिसमें हर सरकार के जो सरकारी तंत्र है, जो इसको रोकना, वो उसको उसके लिए सहायता करता रहा। लेकिन आज की तारीख में अब वो जवाबदेह बन रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि एक के बाद एक जिस तरीके से हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और हर दिन एक के बाद एक इसके काले कारनामों की जो फहरिस्त है वो लंबी होती चली गई। चाहे अब हम 14वें दिन में आ पहुंचे हैं, लेकिन इसके काले कारनामों की जो फहरिस्त है वो खत्म नहीं हो रही है। और जैसे हमारे इनपुट एडिटर यहाँ पर अश्विनी त्रिपाठी ने बताया कि अब इसमें और भी चीजें जुड़ेंगी, क्योंकि अब इसने किस तरीके से रियल एस्टेट का इस्तेमाल किया है, वहां पर कैसे इसने अपनी काली कमाई को सफेद किया है, उस पर भी हम जाएंगे। कैसे इसने बिजनेस अपना बढ़ाया है डायमंड के जरिए, वहां कैसे इसने अपनी काली कमाई को खपाया है, उसमें भी हम बताएंगे। और क्या कुछ इसके जो कारनामे हैं, क्योंकि इसे बताने के लिए, जैसे हमने शुरुआत में इस मुहिम के कहा था कि एक प्रोग्राम जो है वो काफी नहीं है, और शायद हमारे तमाम दर्शकों को भी वो तमाम चीजें समझ में आ रही होंगी कि आखिर क्यों हमने इसे एक मुहिम बनाया। और इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश यही है कि शख्स के तमाम काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आए और इसके किए कारनामों का जो इसका फल है वो इसे मिले, इस सलाखों के पीछे पहुंचे। बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।